नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हम आज चैप्टर 1 कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ को देख रहे होंगे। ये वीडियो दोनों ही लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज के इस चैप्टर यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ में हम देखेंगे कि हमारा जो संविधान है वो क्या है, क्यों बना और कैसे बना। तो लेट्स सी, देखते हैं। तो सबसे पहले हमें जो टॉपिक देखना है वो है व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो अभी हम इन चारों पॉइंट्स को बहुत इलेबोरेट तरीके से पढ़ेंगे, बहुत एक्सप्लेनेशन लेके पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस। जो संविधान जो है हमें वो तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। ये भरोसा दिलाता है हमारे नागरिकों को कि जब तक संविधान है तब तक हमारे देश के नागरिकों को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी, उनके अधिकारों का ध्यान रखा जाएगा, उनकी राइट्स का जो है वो ध्यान रखा जाएगा। दूसरा, स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। ये निर्णय लेता है, ये बताता है, संविधान हमारा क्लियर करता है कि शक्ति जो है वो किसके पास है, डिसाइड करने की जो पावर है वो किसके पास है। जैसे हम देखते हैं कि एक जो मोनार्क होता है यानी कि एक जो राजा होता है, तो उस एक राजतंत्र में जो शक्ति होती है वो एक राजा के पास होती है। और जैसा कि आप क्लास 12th में पढ़ेंगे कि यूएसएसआर जो आज का जो रशिया है उसे पहले यूएसएसआर और हिंदी में सोवियत संघ कहते थे। तो इस सोवियत संघ में सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी की सरकार थी, वो थी सिंगल पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत संघ या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम देख रहे हैं कि जब राजतंत्र होता है यानी कि जब मोनार्की होती है तो एक मोनार्क डिसीजन लेता है। वहीं पे जब सिंगल पार्टी डोमिनेंस होता है, जब सिंगल पार्टी होती है, तो जैसा कि हमने यूएसएसआर में देखा तो एक सिंगल पार्टी जो है वो डिसीजन लेती है। बट हमारी जो कंट्री है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है यानी कि वो एक लोकतांत्रिक देश है। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में डिसीजन जो है वो पार्लियामेंट का होता है। और पार्लियामेंट में कौन लोग बैठे होते हैं? जिन्हें हमने चुना होता है यानी कि जिन्हें नागरिकों ने चुना होता है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, कि शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है। उसके बाद अब हम देखते हैं लिमिटेशंस ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, कि जो सरकार की जो पावर है, ऐसा तो नहीं है कि हमने सरकार को चुना है तो वो निरंकुश हो जाए, वो डिक्टेटरशिप करे अपनी। सरकार के पास शक्तियों की सीमाएं हैं यानी कि लिमिट है गवर्नमेंट पे एक, तो वो लिमिट भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन लगाता है। उसके बाद चौथा यानी कि लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी। समाज की आकांक्षाओं और लक्ष्य। संविधान जो है वो समय समय पर परिवर्तन करा जाता है, उसमें संशोधन करे जाते हैं, अमेंडमेंट करे जाते हैं। और वो अमेंडमेंट किसकी एस्पिरेशंस होती है, किसकी आकांक्षाएं होती हैं? वो नागरिकों की आकांक्षाएं होती हैं। तो अभी हमने इन शॉर्ट में इन पॉइंट्स को देख लिया है कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। अब हम एक एक पॉइंट को थोड़ा ब्रीफ में इलेबोरेट करके देखेंगे। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। तो पहला जो फंक्शन है संविधान का यानी कि द फर्स्ट फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो है प्रोवाइड कराना एक बेसिक सेट ऑफ रूल्स का, यानी कि कुछ ऐसे नियमों का समूह, कुछ बुनियादी नियमों का समूह, ताकि सरकार को रूल्स पता रहे कि किन रूल्स का उल्लंघन नहीं करना है, किन रूल्स का पालन करके जो देश है वो एफिशिएंटली चलेगा, यानी कि सुयोग्य तरीके से जो देश है उसमें शासन चलेगा। जनता का जो शासन है उसमें जनता के पास जो शक्ति है उसका आभास संविधान उन्हें समय समय पर कराता रहे। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया। उसके बाद सेकंड जो फंक्शन है, दूसरा जो फंक्शन है वो है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेकिंग द डिसीजन इन अ सोसाइटी। जैसा कि हमें अभी पिछली स्लाइड में सेकंड पॉइंट देखा था, यूएसएसआर का हमने एग्जांपल लिया था, और उसी के साथ साथ हमने एक मोनार्क का एग्जांपल लिया था, यानी कि राजतंत्र में एक राजा की जो है वो सरकार चलेगी, राजा की यानी कि मनमानी चलेगी। और यूएसएसआर में जो सिंगल पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूएसएसआर, सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, उसमें सिंगल पार्टी की ही बात सुनी जाती थी। परंतु हमारा लोकतांत्रिक देश है, हमारा डेमोक्रेटिक देश है, हमारा जो शासन है वो लोगों द्वारा यानी कि संसद द्वारा किया जाता है। संसद में हमने जो लोग चुने हैं वो हमारे तरफ से शासन करते हैं और हमारे लिए कानून बनाते हैं। तो समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है, यह भी संविधान हमें समय समय पर बताता है, और ये बताता है कि सरकार कैसे बनेगी। तो ये दो फंक्शन हमने पढ़ लिए। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम थर्ड और फोर्थ फंक्शन देखेंगे। अब हम देखते हैं थर्ड फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का, कि संविधान का तीसरा कार्य है क्या। तो संविधान का जो तीसरा कार्य है वो यह है कि कोई सरकार अपने नागरिकों पर
लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमा लगाए। यानी कि जो नागरिकों पर जो कानून लगाने हैं, नागरिकों के लिए जो कानून बने हैं, ये जो कानून हैं ये इस तरीके से लगाने हैं कि उन्हें सरकार उसका उल्लंघन ना कर पाए। जैसा कि आप आगे अपने चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि आपातकाल जब लगता है तो सरकार के पास जो शक्तियाँ हैं वो बहुत अधिक हद तक, बहुत अधिक सीमा में चली जाती हैं। तो सरकार इतनी निरंकुश ना हो जाए कि जो सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं, उनके जो मूल अधिकार हैं, यानी कि जो फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनके, वो भी ना छिन जाएँ। तो ये संविधान का तीसरा कार्य है कि जो सरकार है उस पर तो अंकुश लगाना, परंतु जो कानून सरकार बनाती है वह भी एक हद तक चल सके। उसके बाद जो चौथा फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशन फॉर अ जस्ट सोसाइटी। यानी कि चौथा जो कार्य है संविधान का, उसमें संविधान का ये कहना है, संविधान जो है वो ये कह रहा है कि समाज की आकांक्षाओं को, समाज में किन किन चीज़ों की आवश्यकता दिन पे दिन बढ़ती रहती है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि अभी प्राइवेसी के लिए बात हो रही है कि प्राइवेसी के लिए कुछ बिल्स लेके आए और निजता के लिए जो है कुछ बिल्स लेके आए। उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान आचार संहिता की भी बात हो रही है। तो फ्रेंड्स, ऐसी जो आकांक्षाएं हैं ये हमारी सोसाइटी से ही तो उठ रही है। हम लोगों ने ही तो सोचा कि हमें प्राइवेसी चाहिए या यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए। तो ये जो आकांक्षाएं हैं संविधान की, ये नागरिकों की जो आकांक्षाएं हैं, संविधान में ऐसे कानून बने कि इनसे जो लोगों की आकांक्षाएं हैं वो पूरी हो सके और सरकार जो है वो विकास कर सके। ऐसा संविधान हमने बनाया है, ऐसा संविधान संविधान सभा ने बनाया है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये 4 पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं संविधान जो है हमारा एक बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन है। यानी कि फ्रेंड्स जो हमारा संविधान जो है वो इस तरीके से बनाया गया है कि इसमें ना ही नागरिकों को अत्यधिक परेशानी हो और ना ही सरकार को अत्यधिक शक्ति मिल जाए। इस तरीके से बैलेंस जो है वो संविधान में बनाया गया है। तो कुछ बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन यानी कि जो संतुलित संस्थागत रूपरेखा है, हमारा जो संविधान है ये जो इतना बैलेंस्ड है, इतना संतुलित है, इसके फीचर्स क्या हैं? तो फ्रेंड्स, पहला फीचर तो ये है कि फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल। यानी कि हमारा जो संविधान जो बनाया गया है इसमें नागरिकों और राष्ट्र की पहचान को सबसे मद्देनज़र रखते हुए ये संविधान बनाया गया है। यानी कि हमारा जो संविधान है ये नागरिकों के हित की बात, राष्ट्र के हित की बात सबसे पहले करेगा। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी कि शक्तियों का वितरण, शक्तियों का बंटवारा। अब आप अपने 11th क्लास की बुक्स के फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि शक्तियों का जो बंटवारा है, यानी कि जो ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, सरकार के जो अंग हैं वो 3 प्रकार के हैं। पहला जिसे आप कहते हैं एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका जो कि कार्य करती है, कार्यपालिका का काम है कार्य करना। इस वाले टॉपिक को, इस वाले चीज़ को आप चैप्टर नंबर 4 में समझेंगे। और एक जो दूसरा अंग है सरकार का वो है लेजिस्लेटिव। थोड़ी सी राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है फ्रेंड्स, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे तो आपका बहुत बहुत आभार रहेगा। और तीसरा जो है वो है जुडिशरी, यानी कि न्यायपालिका। अब देखिए फ्रेंड्स, एग्जीक्यूटिव का मतलब मैंने आपको बताया कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव का मतलब होता है विधायिका या विधानमंडल या विधानपालिका, और जुडिशरी का मतलब होता है न्यायपालिका, यानी कि जो न्याय करे। ये चारों आप चैप्टर नंबर 4, ये तीनों आप चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों को हम अगली चैप्टर्स में इलेबोरेट करेंगे। अभी हम फर्स्ट चैप्टर पे फोकस करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। अब हम देखते हैं हमारा जो संविधान है वो बना कैसे। जिस संविधान में इतने सारे प्रोविजंस हैं, इतने सारे प्रावधान हैं, ये संविधान बना कैसे, अब हम उसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि जो भारत का संविधान है, यानी कि भारतीय संविधान, वो बना कैसे। तो भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा बनाया जाता है। एक संविधान सभा का गठन होता है और ये जो संविधान सभा है ये हमारा संविधान बनाती है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा इंडिया का मैप है, शायद बनाने में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। और ये पाकिस्तान, और ये आज की डेट में जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं। पर फ्रेंड, जब हमारा देश पार्टीशन हो रहा था, जब विभाजन हो रहा था, तो ये वेस्ट पाकिस्तान कहलाता था और ये ईस्ट पाकिस्तान। ये ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश 1971 के बाद से जाना गया है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडिया जो है इसमें कुछ इलाके हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं बात करूं कि ये जो इलाका है, ये जो एरिया है, ये ब्रिटिशर्स द्वारा डायरेक्ट रूल किया गया है। पर अगर हम बात करें इस एरिया की, यानी कि जो जम्मू कश्मीर है, तो यहाँ पे जो राजा हैं वो राजा हरी सिंह राज करते थे। तो ये भी जो एरिया है ये भी ब्रिटिशर्स के रूल में ही है, परंतु ये इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स के रूल में है। यहाँ पे जो डायरेक्ट रूल है वो राजा का है, और ये जो एरिया है यहाँ पे ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट रूल है। तो फ्रेंड्स, दो तरीके के एरियाज हो गए।
अब जो एरिया जिन पे प्रिंस राज कर रहा है उसको हम कहते हैं प्रिंसली स्टेट्स, प्रांत कहते हैं दोस्तों हिंदी में हम इसे। और जिस एरिया पे ब्रिटिशर्स राज करके गए हैं वो तो ब्रिटिशर्स एरिया हो गया। क्लियर। अब देखते हैं हम प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिशर्स स्टेट्स दोनों में से जो है वो हमें सिटीजन्स चुनने, हमें जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि हैं, वो चुनने थे। तो हमने क्या करा, इन दोनों एरियाज से हमने अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इलेक्ट करे। तो अब ब्रिटिशर्स यानी कि जो जिन इलाकों पर, जिन एरियाज पर ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने कब्जा करा था, वहाँ से 296 रिप्रेजेंटेटिव्स जीत के आते हैं, यानी कि चुने जाते हैं। जीते नहीं जाते दोस्तों, क्योंकि संविधान सभा का जो गठन है वो इनडायरेक्ट रूप से करा गया था, प्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव नहीं हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ था। और ब्रिटिशर्स के इलाकों से, ब्रिटिशर्स प्रोविंसेस से कितने लोग आ रहे हैं, कितने रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं, 296। और उसी के साथ जो प्रिंसली स्टेट है यानी कि जो प्रांत है, यहाँ से कितने रजवाड़े आ रहे हैं, यहाँ से जो है 93 मेंबर्स आ रहे हैं टोटल। तो फ्रेंड्स अगर अब आप इनका टोटल कर दोगे तो ये हो जाएगा 983, यानी कि 389 जो है वो टोटल मेंबर्स आ रहे हैं। तो जब फर्स्ट असेंबली जो बैठती है, फर्स्ट बैठक जब होती है संविधान सभा की, तो इसमें 389 जो मेंबर्स हैं वो बैठते हैं। और फ्रेंड्स जब आपको पता है कि संविधान सभा का जो गठन है वो 1946 में हो गया था और हमारा जो पार्टीशन है वो 1947 में होता है। तो जब 46 में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठ रही है तो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान और इंडिया, इन तीनों देशों में टोटल रिप्रेजेंटेटिव 389 बैठते हैं। पर जब पार्टीशन हो जाता है 1947 में, उसके बाद जो 90 जो रिप्रेजेंटेटिव है जो पाकिस्तान के एरियाज से आए थे, यानी कि इसको और इसको जोड़ के जो 90 रिप्रेजेंटेटिव आए थे ये वापस चले गए। इन्होंने हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उनको छोड़ दिया और इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव बचे वो 299, यानी कि ओनली एक मेंबर कम है 300 में। 299 रिप्रेजेंटेटिव जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए बैठे गए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी कैसे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। ये जो इलेक्शन था इनडायरेक्ट था, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स फर्स्ट पार्ट के लिए हम इतना ही रखते हैं। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे संविधान सभा की जो बैठकें हैं ये कैसे कैसे हो रही हैं, हमने जो संविधान है वो किन किन देशों से हमने अपने देश के संविधान के लिए क्या क्या चीज़ें ली हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको ये पार्ट पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को जो कुछ भी होता है सब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।